द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गंगा नदी प्रणाली। तो गंगा नदी प्रणाली पे जुड़े हुए मैप से हम पूरे सिस्टम को, यानी कि गंगा के जो ड्रेनेज सिस्टम है पूरे के पूरे, उसको मैप के माध्यम से गंगा और उसकी सहायक नदियों को अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि इसके बाद आपको किसी पुस्तक की जरूरत न पड़े गंगा नदी प्रणाली को समझने के लिए। एक एक नदियों को और उसकी सहायक नदियों को हम अच्छे से इस वीडियो में समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गंगा के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लें कि गंगा नदी प्रणाली भारत, तिब्बत, नेपाल और बांग्लादेश, ये नदी प्रणाली की बात हो रही है, गंगा नदी की नहीं, नदी प्रणाली जो ड्रेनेज सिस्टम है उसकी, इसमें फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है और देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/4 हिस्सा है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली शामिल हैं। यानी कि इसमें क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 1/4 हिस्सा नदी बेसिन बनाता है। और नदी बेसिन और नदी तंत्र का मतलब समझ लें कि जैसे ये देख रहे हैं आप, ये जो कलर आपको लाइट कलर दिख रहा है, इस लाइट कलर का जितना सिस्टम है ये नदी बेसिन बना रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तिब्बत वाला एरिया भी कवर कर रहा है, जो भी उसकी सहायक नदियां हैं। तो यहाँ से ये आते हुए ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन बना रहा है। नदी बेसिन और नदी तंत्र में अंतर समझ लें कि ये जो नदी है, मेन नदी आपको दिख रही है, मान लीजिए ये गंगा नदी आपको दिख रही हो, यहाँ से शुरू होता है उत्तराखंड से और ये चला जा रहा है बांग्लादेश में, और उसी की एक धारा जो हुगली है, इसी को गंगा माना जाता है। तो ये मुख्य नदी है। मुख्य नदी और उसकी जो सहायक नदियां, ये सारी जो अगल बगल से ढेर सारी नदियां आपको दिख रही हैं, चाहे वो बनास हो, ये चंबल, बेतवा या सोन, केन, ये सब टाइप की जो भी नदियां आपको दिखाई दे रही हैं, ये सब इस नदी से कोई डायरेक्ट जुड़ा है, कोई इनडायरेक्ट रूप से जुड़ा है। तो ये जो नदियों के साथ एक तंत्र बनता है उसे नदी तंत्र कहते हैं। और इस पूरे एरिया के जहां तक का वर्षा का जल ये नदी अपने में समाहित कर लेती है, वो पूरा एरिया इस नदी का नदी बेसिन क्षेत्र कहा जाता है। तो ये जो लाइट कलर आपको दिखाई दे रहा है, इस लाइट कलर का पूरा पानी गंगा नदी में ही जाता है और ये नदी बेसिन बनाता है। इसलिए इसमें आपको ये सारे जो राज्य आपको मिले, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली। तो यहाँ आप देखें, ये नेपाल है, नेपाल बॉर्डर, यहाँ तक उत्तराखंड है और उत्तराखंड के इस तरफ हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश होते हुए ये पूरा हरियाणा और राजस्थान और ये सब लेते हुए, और छत्तीसगढ़ क्यों आ रहा है, क्योंकि सोन नदी और उसकी सहायक नदियां इससे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वाले एरिया से होते हुए निकलती हैं और वहां जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है और आपका उत्तर प्रदेश तो लगभग पूरा का पूरा आता है गंगा नदी बेसिन में। और झारखंड, बिहार, ये सब लगभग पूरे आते हैं। झारखंड तो आधा आता है, लेकिन बिहार पूरा आता है। और पश्चिम बंगाल लगभग पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल इस गंगा नदी बेसिन में आता है। तो ये गंगा नदी बेसिन है। आगे देखें कि गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबी नदी प्रणाली में से एक है। यह 2500 किलोमीटर में फैली हुई है। यह उत्तरकाशी जिले के उत्तरकाशी में गोमुख के पास से निकलती है और इसे भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। भागीरथी जब अलकनंदा से मिलती है तो उसे गंगा के नाम से जाना जाता है। तो अब आप यहाँ से शुरू करते हैं इसको समझना कि ये गंगा नदी, ये जो निकल रही है ये कहाँ से निकल रही है, ये भागीरथी, और ये देखें, ये भागीरथी नदी, ये आपको गंगोत्री ग्लेशियर है। इस गंगोत्री ग्लेशियर के पास यहाँ पे आपको गोमुख है, गोमुख, इस गोमुख से ये नदी भागीरथी नदी निकल रही है। और ये भागीरथी यहाँ से आते हुए यहाँ आती है और यहाँ आकर के कहाँ मिलती है, ये अलकनंदा है, अलकनंदा से यहाँ मिलती है। और अलकनंदा कहाँ से निकल रही है, यहाँ से, यानी कि बद्रीनाथ से निकलते हुए यहाँ आकर के और ये मिल जा रही है। तो यहाँ जब मिल जाते हैं देवप्रयाग में, तब ये गंगा के नाम से जाने जाते। उसी को आप और अच्छे से देख लें, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास ये गोमुख है, गोमुख से ये भागीरथी नदी निकलती है।
इसी भागीरथी नदी को माना जाता है मेन गंगा। ये भागीरथी नदी लिखा है और यहाँ ये गोमुख लिखा है। ये गंगोत्री ग्लेशियर है जो इतना विशाल है, इसी गंगोत्री ग्लेशियर से जुड़ा हुआ है और इसी में हम अभी और आगे देखेंगे कौन कौन सी नदियां वहां से निकलती हैं। आगे देखें, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है, अभी तो ये शुरुआत है। आगे देखें, गंगा नदी पहाड़ियों से निकलकर एक विस्तृत खुले क्षेत्र में प्रवाहित होती है और इलाहाबाद में यमुना से मिल जाती है और राजमहल पहाड़ियों के पास या दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ जाती है। यहाँ देखें, ये इलाहाबाद यहाँ है, इलाहाबाद जिसे प्रयागराज नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे ये गंगा और यमुना का संगम है। यहीं पे मिल करके संगम से आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे राजमहल पहाड़ी है, ये जो देख रहे हैं ये राजमहल पहाड़ी है। यहाँ से ये दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ती है और आगे यहाँ पे भारत बांग्लादेश सीमा पे फरक्का बैराज बनाया गया है। उसी फरक्का बैराज के बाद ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और उससे कुछ पहले हुगली नदी एक धारा के रूप में गंगा नदी से अलग होती है, जो भारत में कलकत्ता के पास जाकर के बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। तो बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो वो पद्मा के नाम से जानी जाती है और भारत में जो मुड़ी हुई है ये हुगली के नाम से जानी जाती है। और जहाँ पे हुगली और फरक्का बांध है उस बीच में ये भागीरथी के नाम से फिर से जानी जाती है। तो ये हुगली और भागीरथी ये गंगा के ही नाम है। तो हुगली भी गंगा है और भागीरथी भी गंगा है और पद्मा भी गंगा है। और ये ऊपर जो आप भागीरथी देख रहे थे वो भी गंगा है, अलकनंदा जो देख रहे हैं वो भी गंगा है। नाम बस अलग अलग जगहों पे अलग अलग पड़ते हैं। आगे देखें, फरक्का पर यह पश्चिम बंगाल में भागीरथी हुगली और बांग्लादेश में पद्मा मेघना में विभाजित होकर हो जाती है। फरक्का के बाद यह गंगा के नाम से नहीं जानी जाती है। तो ये फरक्का मतलब उसके बाद बांग्लादेश शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद ये गंगा के नाम से नहीं जानी जाएगी। उससे पहले ही ये भागीरथी के नाम से जानी जाती है, जिसके उसी भागीरथी के किनारे प्लासी था, जहाँ प्लासी का युद्ध हुआ था, तो वही वो भागीरथी नदी है। तो मेन गंगा नदी ही है वो। तो ये उसकी बहाव की दिशा है जो यहाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कर रही है। तो यहाँ पद्मा आ करके किससे मिलती है? यमुना जो है, जमुना इसको कहते हैं। जमुना का मतलब है कि ये ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम जमुना पड़ जाता है। यहाँ आने के बाद ये पद्मा और जमुना मिलते हैं तो मेघना नाम की एक धारा बनाते हैं। उसी मेघना में बराक नदी आकर के मिल जाती है। तो ये है अभी ऊपरी तौर पर आपने गंगा का एक बहाव देखा। अब आगे देखें, ब्रह्मपुत्र या जैसे ही इसे जैसा कि इसे जमुना कहा जाता है या पद्मा मेघना में मिलती है। गंगा नदी की कुल लंबाई इसके उद्गम से लेकर इसके मुहाने तक यानी हुगली के किनारे तक 2525 किलोमीटर। हरिद्वार, कानपुर, सौरो, कन्नौज, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गाजीपुर, भागलपुर, मिर्जापुर, बलिया, बक्सर, सैदपुर, चुनार ये सब इसके किनारे के शहर हैं। अब आगे समझते हैं कि ढेर सारे यहाँ पे प्रयाग हैं जो 5 प्रयाग कहे जाते हैं। इसको समझिए, पूरा इत्मीनान से समझिए और धैर्य के साथ समझिए। ये थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है वीडियो, लेकिन आप एक बार इसे देख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर आगे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा आपकी आंखों में बस जाएगा। इसको आप देखें। सबसे पहले हम देखें विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग धौली गंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम स्थल है। तो इसको आप इस तरीके से समझें। ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी मुख्य नदी है। इसी अलकनंदा नदी के बाद इसी में धौली गंगा नदी आकर के मिलती है, तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग कहा जाता है। और इसी अलकनंदा नदी में आगे चलकर नंदाकिनी नदी मिलती है, तो ये नंद प्रयाग बन जाता है। नंद और नंद को दोनों को जोड़ सकते हैं। तो नंदाकिनी नदी मिलती है अलकनंदा से, तो नंद प्रयाग कहते हैं। और पिंडर नदी आकर के अलकनंदा से ही मिलेगी, तो ये कर्ण प्रयाग कहेंगे। और मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से निकल करके यहाँ पहुंचती है, तो मंदाकिनी मिलेगी किससे? अलकनंदा से ही, तो यहाँ रुद्रप्रयाग बन जाता है। और भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलेगी तो देवप्रयाग कहा जाता है। तो ये 5 प्रयाग हैं जो आपको याद रखना है। इन्हीं को आप इसमें देख रहे हैं। नंद प्रयाग यानी नंद वाला है नंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम। कर्ण प्रयाग क्या है? पिंडर नदी और अलकनंदा नदी का संगम। रुद्रप्रयाग है मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम। और देवप्रयाग है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम। तो यही आपने अभी इसमें देखा। अब इसी को इस तरीके से समझें। एक अलकनंदा है बीच में। इस अलकनंदा में कौन सी नदी आकर मिलेगी? ये सबसे पहले आप जो देखें, मंदाकिनी नदी जब मिल जाएगी तो ये कहा जाएगा रुद्रप्रयाग। नंदाकिनी नदी मिल जाएगी तो नंद प्रयाग। और पिंडर नदी आकर के मिलेगी तो ये कर्ण प्रयाग कहा जाएगा। और धौली गंगा नदी आकर के मिलने पे विष्णु प्रयाग कहा जाएगा।
भागीरथी नदी आकर मिले तो देवप्रयाग कहा जाएगा। तो इस तरीके से अलकनंदा ही सब में मिलते हैं और ये जगह अलग अलग है। उसी को हमने इसमें दिखाया कि सबसे अगर चित्र के हिसाब से देखें तो बद्रीनाथ शुरुआत हो रहे हैं बद्रीनाथ से अलकनंदा की, तो धौली गंगा नदी सबसे पहले आकर के मिलेगी। तो सबसे पहले विष्णुप्रयाग बनेगा और उसके बाद दूसरे नंबर पर नंदाकिनी नदी बनेगी तो नंदप्रयाग बनेगा। फिर पिंडर नदी तीसरे नंबर पर आकर मिलती है तो ये कर्णप्रयाग बनेगा। चौथे नंबर पे मंदाकिनी नदी जो केदारनाथ से आकर के यहाँ मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनेगा। और पांचवें नंबर पर ये भागीरथी नदी आकर के जब इसमें मिलेगी तो देवप्रयाग बनेगा। तो ये 5 प्रयाग हैं जो भारत के, ये 5 प्रयाग के नाम से जाने जाते हैं। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझें कि ये अभी आपने देखा था कि ये गंगोत्री ग्लेशियर के पास से ये मंदाकिनी नदी मेन वाली थी। मंदाकिनी नदी में यहाँ धौली गंगा नदी आकर के मिलती है। तो ये यहाँ समझें, ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी नदी में ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा नदी ये है। इस अलकनंदा नदी में आकर के कौन सी मिल रही है? धौली गंगा नदी। ये है धौली गंगा, ये वाली। और धौली गंगा के आकर मिलने पर ये विष्णु प्रयाग बन रहा है। ये है विष्णु प्रयाग। आपने देखा अलकनंदा नदी यहाँ लिखा है, ये अलकनंदा नदी है। अलकनंदा में धौली गंगा नदी आकर मिली और ये विष्णु प्रयाग बना। और धौली गंगा नदी कहाँ से आ रही है? ये उत्तर की तरफ से आ रही है और आकर के मिल रही है इसमें अलकनंदा नदी में। और अलकनंदा कहाँ से आ रही है? ये है बद्रीनाथ। दिखाई दे रहा है? ये चित्र जो है ये मेन चित्र यही, वो चित्र जो दिखाए थे, ये वाला चित्र ये समझाने के लिए दिखाए थे कि ये बद्रीनाथ से अलकनंदा आकर के मिल रही है, ये आगे बढ़ रही है। तो यहाँ बद्रीनाथ आप देख रहे हैं, बद्रीनाथ यहाँ से अलकनंदा नदी आकर के बढ़ी और विष्णु प्रयाग में धौली गंगा नदी आकर के मिल गई। इस धौली गंगा नदी में ही यहाँ ऋषि गंगा नदी एक आकर के मिलती है। ये जो दिख रहा है ये ऋषि गंगा है। तो ऋषि गंगा किसकी सहायक हो गई? धौली गंगा की। ये साथ में थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, केवल जानकारी के लिए बता रहे हैं। याद नहीं भी रहे तो कोई बड़ी चीज नहीं, लेकिन याद रहे तो अच्छा है। एग्जाम में आ सकता है कि ऋषि गंगा किसकी सहायक है, तो आपको धौली गंगा की बतानी है, ना कि अलकनंदा की। धौली गंगा आकर के मिली तो विष्णु प्रयाग बन गया। अब आगे देखें, एक एक नदी को पहले समझते जाते हैं और उसको देखते जाते हैं। अलकनंदा नदी, यह इसके बारे में डिटेल जान लें। यह गंगा की मुख्य धाराओं में से एक है। यह नदी उत्तराखंड में संतोपंथ ग्लेशियर है और भागीरथ ग्लेशियर है, उसके संगम पर स्थित है। और यह नदी देवप्रयाग में भागीरथी नदी से जब मिलती है तब इसे गंगा कहा जाता है। इसकी मुख्य सहायक नदी मंदाकिनी, नंदाकिनी और पिंडर नदी है। अलकनंदा प्रणाली चमोली, टिहरी, पौड़ी जिलों के हिस्सों में जल प्रदान करती है। हिंदू तीर्थ स्थल बद्रीनाथ और प्राकृतिक झरना तप्त कुंड अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। अपने उद्गम संतोपंथ झील, एक झील पर, यह त्रिकोणीय झील है जो 4,402 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इसका नाम हिंदू त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और शिव के नाम पर इसका नाम रखा गया था। और इसके बाद भागीरथी नदी है। तो भागीरथी नदी गंगा की 2 मुख्य धाराओं में से एक है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में चौखंबा चोटी के आधार पर गोमुख में गंगोत्री ग्लेशियर के तल से निकलती है। भागीरथी नदी आपको दिखा चुके हैं उस वाले मैप में, यहाँ आपको दिखाए थे कि ये गोमुख यहाँ पे है और ये भागीरथी नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर है। ये गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान पे भागीरथी नदी निकलती है और यहाँ से आगे बढ़ती है। और यहाँ भी देख लें कि ये भिलांगना नदी है। भिलांगना नदी का महत्व अगर आपको याद हो तो भिलांगना नदी, ये जो आपको दिखाई दे रही है इस मैप में, ये भिलांगना नदी है। भिलांगना नदी जब भागीरथी नदी से मिलती है तो यहीं पे टिहरी बांध यहाँ बनाएगी, इसको याद रखिए। ये टिहरी बांध कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो ये भिलांगना नदी और टिहरी बांध भागीरथी नदी के साथ जब, अब देखें ये गंगोत्री ग्लेशियर से जब निकलती है, यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकली और भागीरथी नदी आगे जाकर के किससे मिल जाएगी? ये अलकनंदा नदी से। और यहाँ से अलकनंदा में देवप्रयाग में आकर के मिलती है, तब ये गंगा के नाम से जानी जाती है। यहाँ ये भिलांगना नदी आपको याद दिला रहे थे कि ये भिलांगना नदी है। भिलांगना नदी यहाँ पे आकर मिलती है तो यहीं पे टिहरी बांध बनाया गया है। तो ये टिहरी बांध एग्जाम में आ चुका है कई बार। इसके बाद ये अलकनंदा नदी है जो बद्रीनाथ से आ रही है। ये अलकनंदा नदी ये मेन नदी है। इस अलकनंदा नदी में कई सारी नदियां आकर के मिलेंगी। ये अलकनंदा हो गई और ये भागीरथी नदी हो गई। इन दोनों के मिलने पे देवप्रयाग में इसको मिलना है। यहाँ पे ये पिंडर नदी है। पिंडर नदी यहाँ से आकर के बिल्कुल किनारे का हिस्सा है।
पिंडर नदी आकर के मिलेगी, तो यहाँ पे कर्णप्रयाग में ये मिल करके एक कर्णप्रयाग बनाएंगे। यहाँ पे ये धौली गंगा नदी है, धौली गंगा नदी आकर के मिलती है, तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग बन रहा है। तो ये विष्णु प्रयाग, कर्णप्रयाग और रुद्रप्रयाग ये है। रुद्रप्रयाग किसके मिलने से बन रहे थे, तो वो आपने अभी देखा था इसमें कि रुद्रप्रयाग मंदाकिनी और अलकनंदा नदी के मिलने से बन रहा है। तो यहाँ पे ये जो नदी आपको दिख रही है, ये मंदाकिनी नदी है। मंदाकिनी कहाँ से निकलती है, केदारनाथ से। तो ये केदारनाथ है, केदारनाथ के पास से ये निकल करके यहाँ रुद्रप्रयाग बना रहे हैं। तो ये चित्र अगर आपको याद रहे, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपको याद रहेगा। फिर से बता दें, ये भागीरथी नदी और ये भिलांगना नदी के संगम पे टिहरी बांध, उसके आगे बढ़ने पे ये भागीरथी नदी जब अलकनंदा से मिलती है तो गंगा नदी नाम पड़ता है। और ये अलकनंदा में शुरुआत से देखें तो यहाँ धौली गंगा है, धौली गंगा के मिलने पर विष्णु प्रयाग बन रहा है। और उसी धौली गंगा में यहाँ पे आपने देखा था ऋषि गंगा आकर के मिल रही थी, तो ऋषि गंगा धौली गंगा की सहायक थी। और ये धौली गंगा आकर के यहाँ विष्णु प्रयाग बना रही है। धौली गंगा और ये अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने पर यहाँ पे पिंडर नदी आकर के मिल जाती है, और पिंडर नदी के मिलने के बाद यहाँ पे कर्ण प्रयाग बन रहा है। तो एक प्रयाग यहाँ विष्णु प्रयाग एक नंबर, दूसरे नंबर पे कर्ण प्रयाग, तीसरे नंबर पे रुद्र प्रयाग और यहाँ चौथे नंबर पर देव प्रयाग है। और एक और प्रयाग रह गया, कौन सा, नंद प्रयाग, जो नंदाकिनी नदी है पहले ही, यानी धौली गंगा और पिंडर नदी के बीच में। तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे नंद प्रयाग यहाँ है। तो नंद प्रयाग में ये नंदाकिनी नदी है, तो ये नंदाकिनी नदी यहाँ से आकर के मिल रही है। तो ये विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग, ये 1, 2, 3, 4 और 5 ये प्रयाग हैं पांचों। तो ये उम्मीद है कि इतने से आपको याद रहेगा। आगे देखें, धौली गंगा के बारे में डिटेल जान लें। धौली गंगा जो है, धौली गंगा नदी वसुंधरा ताल से निकलती है, जो उत्तराखंड की सबसे बड़ी हिमनद झील है। धौली गंगा नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथ के साथ अलकनंदा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। रैनी में यह ऋषि गंगा नदी से मिलती है और विष्णु प्रयाग में यह अलकनंदा से मिल जाती है। वहां यह अपनी पहचान खो देती है और अलकनंदा नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग होते हुए दक्षिण पश्चिम की ओर बहती है और रुद्र प्रयाग में उत्तर से आने वाली मंदाकिनी नदी से मिलती है। मंदाकिनी को अपने में समाहित करने के बाद अलकनंदा श्रीनगर से आगे बढ़ती है और देवप्रयाग में गंगा से मिल जाती है, गंगा बन जाती है देवप्रयाग में। इसके बाद अलकनंदा गंगा में मिल जाती है, जो दक्षिण की ओर और फिर पश्चिम की ओर ऋषिकेश जैसे तीर्थ स्थल से होकर हरिद्वार में सिंधु गंगा मैदान में प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त धौली गंगा पर तपोवन, विष्णुवाड़, जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है। तो ये तथ्य थे जो आपको याद रखने चाहिए। मंदाकिनी नदी के बारे में जान लें तो मंदाकिनी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली हिमालय की नदी है। यह अलकनंदा नदी की मुख्य उपनदी है, जो स्वयं गंगा नदी की एक स्रोत धारा है। इस नदी का उद्गम स्थान उत्तराखंड के केदारनाथ में स्थित है। मंदाकिनी का स्रोत केदारनाथ के निकट चाराबाड़ी हिमनद है। सोनप्रयाग में यह नदी वासुकी गंगा नदी द्वारा जल पोषित होती है। सोनप्रयाग भी एक है जहाँ ये वासुकी गंगा नदी द्वारा जल पोषित होती है। तो यहाँ पे आप इसी बीच में वासुकी गंगा ये है, यहीं से ये जल प्राप्त करती है। और भी तो इसके बाद आगे बढ़ने पर आगे देखें, रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इसके बाद अलकनंदा नदी वहां से बहती हुई देवप्रयाग में बढ़ती है और भागीरथी से मिलकर गंगा का निर्माण करती है। तो उम्मीद है कि ये सारे आप समझ में आ गए होंगे। अब एक खाका समझ लें कि ये गंगा नदी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये गंगा नदी इस तरीके से आगे बढ़ती है और आगे यहाँ हरिद्वार के पास मैदानी भाग में प्रवेश करती है और यहाँ से ये अलकनंदा इस तरीके से आगे बढ़ती है और चमोली डिस्ट्रिक्ट होते हुए रुद्रप्रयाग होते हुए यहाँ आकर के किससे मिल जाती है, गंगा नदी, जो भागीरथी नदी है, ये वाली भागीरथी है और ये अलकनंदा है, दोनों मिलकर के गंगा बनाती हैं। तो भागीरथी को ही साहित्यों में यानी कि ग्रंथों में गंगा नदी कहा गया है, क्योंकि भागीरथ ऋषि से जोड़ा गया है इसका संबंध कि भागीरथ ऋषि ही लेकर के आए थे। इस ढंग की कहानियां जुड़ी हुई हैं। तो ये यहाँ पे आकर के मिलना और ये सारे प्रयाग अभी आप देख चुके इसको। आगे फिर जो आने वाला है इसी के बगल में ये याद रखिएगा, राम गंगा नदी यहाँ इसकी सहायक नदी है जो सबसे पहले आकर के मिलेगी। इसको हम आगे आने वाले में देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। गंगा के दाहिने तट से
मिलने वाली सहायक नदियों के आपको लिस्ट याद रहनी चाहिए। तो ये केवल लिस्ट के लिए है, आप अगर इसे याद करना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे याद कर लीजिएगा। इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने के ये में नहीं फँसते हैं, अभी हम केवल इसका लोकेशन दिखाएंगे। यमुना है, सोन है, दाहिने तट से, दाहिने तट कहने का मतलब है कि ये कोई नदी है, इसके धारा अगर इस ओर है तो इधर से आकर के मिलने वाली नदी दाहिने तट की कही जाएगी और इधर से आकर मिलने वाली बाएं तट की कही जाएगी। तो ये जिस ओर मुंह आपका होता है, आपके उस दिशा में, नदी के बहाव की दिशा में आप खड़े हो जाएं उस ओर मुंह करके, तो आपके दाहिने हाथ से आकर के अगर कोई नदी मिल रही है तो दाहिनी ओर से मिलने वाली नदी कही जाएगी। यानी कि गंगा के हिसाब से कहें तो दक्षिण से आकर के मिलने वाली नदी इसको हम कहेंगे। तो उसमें यमुना है, सोन है, पुनपुन है, फाल्गु है, किउल नदी है, इसके बाद चांदन नदी है, अजोय नदी है, दामोदर नदी है, रूपनारायण नदी है, तमसा नदी है, कर्मनाशा नदी है। ये कर्मनाशा नदी यूपी और बिहार की सीमा भी बनाती है। तो ये किस ओर से आकर के मिल रही है? आपके दाहिने तट से, यानी कि दक्षिण से आकर के मिलने वाली ये सारी नदियां हैं। इसके बाद बाईं ओर से आकर के मिलने वाली नदी, यानी कि गंगा के उत्तर की तरफ से आकर के कौन कौन सी नदी मिलती है, उसमें रामगंगा है, गर्रा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, बूढ़ी गंडक है और कोसी है। तो ये सब कहाँ से आकर के मिल रही हैं? उत्तरी ओर से आकर के, यानी कि बाएं तरफ से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। अब उसको इस तरीके से समझें। ये गंगा नदी है, ये आप देख रहे हैं, ये गंगा मुख्य नदी। अब इस गंगा नदी में किस तरीके से आकर के कौन कौन सी नदियां मिलेंगी, इसको समझना है। यहाँ पे देखिए, तो ये हुगली नदी है जो कोलकाता के पास आकर के इस तरीके से मिल रही है। अब इसमें शारदा नदी, उससे सबसे पहले रामगंगा आकर के मिलेगी। इस वाले में आप देखें, ज्यादा बेहतर है। इसमें ये गंगा नदी, पहले मेन गंगा नदी को देख लें। ये गंगा नदी आगे बढ़ी, केवल यूपी का हम देख रहे हैं। यूपी में सबसे पहले रामगंगा आकर के मिली, कन्नौज के पास आकर के ये समाहित हो जाएगी। इसके बाद गोमती नदी जो मेन नदी है, गोमती का आप जानते ही हैं, लखनऊ वाला। तो गोमती नदी आकर के मिली। फिर यहाँ नेपाल बॉर्डर पे काली नदी का आप नाम सुने होंगे, वही काली नदी भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है। वही आगे चल के घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। वही आगे बढ़ करके यहाँ आपके उत्तर प्रदेश के बलिया वाले एरिया में और बिहार के बक्सर वाले एरिया में आकर के यही घाघरा नदी आकर के मिलेगी। और यहाँ पे उसी घाघरा नदी में जो गोरखपुर वाली राप्ती नदी है वो आकर के मिल जाएगी घाघरा में। यानी कि राप्ती नदी किसकी सहायक नदी हो गई? घाघरा नदी की सहायक हो गई। और ये गोमती नदी आकर के मिली, शारदा नदी या घाघरा नदी आकर के यहाँ मिली। तो ये यूपी के हिसाब से है, उत्तर से आकर के मिलने वाली नदियों का ये सीक्वेंस है। इसके बाद दक्षिण की तरफ से आप आकर के देखें तो ये यमुना नदी है। यमुना नदी आकर के कहाँ मिलेगी? ये आकर के इलाहाबाद में संगम बनाएगी। इलाहाबाद में संगम बनाने में यमुना की सहायक नदी है, यहाँ पे हिंडन नदी है। सबसे पहले देख लें तो ये हिंडन नदी यमुना की सहायक है, यहाँ आकर के मिलती है। इसके बाद चंबल नदी आकर के मिलती है, यमुना की सहायक नदी है। फिर बेतवा नदी यमुना की सहायक है। इसके बाद इसी बेतवा नदी में यहाँ आप देख रहे हैं धसान नदी आकर के मिल रही है। धसान नदी किसकी सहायक हो गई? बेतवा की सहायक हो गई। और वो जाकर के यमुना की सहायक, जो बेतवा नदी में आकर के बेतवा नदी जो है वो यमुना की सहायक हो गई। उसके बाद आपकी केन नदी है, केन नदी आकर के यमुना की सहायक नदी बन गई है। इसके बाद आगे गंगा नदी आगे बढ़ती है, तो यहाँ आपकी सोन नदी है। तो सोन नदी बिहार में जाकर के फिर आगे पटना के पास सोन नदी मिल जाएगी गंगा नदी में। तो ये आपके उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपका नदियों का इस तरीके से क्रम है। ठीक, इसके बाद आप इसे बिहार वाले एरिया में देखें तो बिहार वाले में आप देख रहे हैं कि ये सोन नदी, आपने उसमें सोन नदी तक देखा, तो ये सोन नदी है। ये घाघरा नदी आपने देखा उत्तर से, घाघरा नदी यहाँ जिसमें राप्ती नदी आकर के मिल जा रही थी, तो ये घाघरा नदी गंगा नदी में आकर के मिल गई। यहाँ आरा, बक्सर ये सब शहर हैं जो बिहार के हैं। ये गंडक नदी और ये घाघरा नदी। घाघरा के बाद गलत बोल गए, यहाँ हमने क्या देखा था? गंडक नदी। गंडक नदी में ये घाघरा नदी है। घाघरा नदी मिल रही है सबसे पहले बॉर्डर के पास, यहाँ बॉर्डर बना रही है। तो ये घाघरा नदी यही है, जिसको बॉर्डर के पास, इसी घाघरा नदी में इसकी दिशा यूं है। और ये जो नदी है ये राप्ती नदी है, ये हमने गलत बताया था। तो ये घाघरा नदी मेन नदी यहाँ है, ये है। और ये राप्ती नदी है जो यहाँ आकर के मिल रही है। इसके बाद ये गंडक नदी है,
इसी गंडक नदी से ये आकर के फिर गंगा नदी में मिल जा रही है। और उसके बाद ये बूढ़ी गंडक नदी है जो आकर के गंगा नदी में मिल जा रही है। इसके बाद बागमती नदी है जो किसकी सहायक हो गई, ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी हो गई। इसके बाद करचा नदी है जो आगे यहाँ मिल रही है, और ये करचा और कोसी, ये कोसी नदी है, तो इस कोसी नदी में आकर मिल जाना है, और कोसी गंगा की सहायक है। तो ये कोसी नदी में कौन सी, करचा नदी आकर के मिल जाती है, तो कोसी की सहायक होगी करचा नदी, और कोसी आकर के गंगा में मिल गई। तो इस तरीके से ये सारी नदियां हैं, और ये नदियां आगे आकर के सब मिल रही हैं। अब दक्षिण वाले में देखें तो सोन नदी आपको याद रखना है, सोन के बाद पुनपुन याद रखना है, पुनपुन के बाद फाल्गु नदी है जो फेमस है ये सब, और धाधर धाधर है ये, और ये आकर के मिल रही है, फिर बदुआ है, ये आकर के मिल रही है। तो ये मेन आपको याद रखना है, सोन, पुनपुन, फाल्गु। फाल्गु को ही आप निरंजना नदी कहते हैं, निरंजना नदी के ही तट पर आपको बोध गया स्थित है, उसी बोध गया में बुद्ध को सर्वोच्च ज्ञान मिला था, तो वही फाल्गु नदी है। तो ये दक्षिण की नदियां हैं जो आकर के मिल रही हैं, या दाहिने तरफ से आकर के मिलने वाली नदियां हैं। अब आप डिटेल से देखें और एक एक को समझते चलें। देखें रामगंगा नदी। रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है जो दक्षिणी पश्चिमी कुमाऊं में बहती है, और रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के चमोली जिले के दुधातोली पहाड़ी के दक्षिणी ढाल में होता है। यह भूमिगत जल भंडारों के लिए निकलने वाली झरनों से घोषित करती है। अल्मोड़ा जिले के निचली हिमालय पहाड़ी में इसके क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रमुख भू आकृतिक विशेषताएं उत्कीर्ण घुमावदार रास्ते, युग्मित और असमयुग्मित सीढ़ीदार रास्ते, सीढ़ीनुमा रास्ते के से होते हुए आपस में जुड़े हुए पहाड़, झरने, चट्टानी बेंच, चट्टान, ऊंची चोटियां, ये सब उसके रास्ते के मतलब डिजाइन है, जो जिस रास्ते से यानी ऊबड़ खाबड़ विभिन्न प्रकार के सीढ़ीदार रास्ते से होकर के ये गुजरती है। यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की दून घाटी से होकर भी बहती है। कौन सी, रामगंगा नदी। कालागढ़ में रामगंगा पर एक बांध बनाया गया, अंततः कन्नौज में यह गंगा मिलती है और बरेली शहर इसके तट पर स्थित है। तो अब रामगंगा नदी यानी कि इस रामगंगा नदी की बात कर रहे हैं, तो यही है रामगंगा नदी जो गंगा की सहायक नदी है जो उत्तराखंड से निकल रही है। अभी आपने इस मैप में देखा था कि रामगंगा नदी इसलिए आपको दिखाए थे कि ये रामगंगा नदी है जो उत्तराखंड से निकल रही है इस वाले हिस्से से। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो गोमती नदी देखते हैं। इसका उद्गम गोमत ताल से होता है जिसे औपचारिक रूप से फुलहर झील के नाम से जाना जाता है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में माधो तांडा के पास स्थित है। यह नदी उत्तर प्रदेश में 900 किलोमीटर तक फैली है और गाजीपुर में गंगा नदी में मिलती है। गोमती और गंगा के संगम पर प्रसिद्ध मार्कंडेय महादेव मंदिर स्थित है। सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी सई नदी है इसकी, यानी गोमती की सहायक नदी सई है जो जौनपुर के पास इसमें मिलती है। लखनऊ, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, जौनपुर शहर, ये सब गोमती नदी के तट पर स्थित हैं। यह नदी जौनपुर शहर को बराबर भागों में काटती है और जौनपुर में चौड़ी हो जाती है। तो ये गोमती नदी है। गोमती नदी आपको इसमें दिख जाएगा, ये है गोमती नदी। उसमें नहीं दिखे तो ये गोमती प्लेन इसको कह रहे हैं। तो यहाँ पे गोमती नदी, ये काले रंग की जो लाइन आपको दिख रही है यही गोमती नदी है, और ये आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। इसके बाद आगे बढ़े, गोमती के बाद घाघरा। घाघरा नदी मापचाचुंगो ग्लेशियर से निकलती है। इसे कर्णाली या पेरियाल के नाम से भी जाना जाता है। यह एक सीमा पार बहने वाली 12 मासी नदी है जो मानसरोवर झील के पास तिब्बत के पठार से निकलती है। यह नेपाल में हिमालय को काटती है और भारत में ब्रह्म घाट पर शारदा नदी से मिलती है, घाघरा नदी। और यह नदी यह गंगा की प्रमुख बाईं ओर से आकर के मिलने वाली सहायक नदी है। बिहार में छपरा में गंगा से मिलती है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। यह नदी उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले में पानी का मुख्य स्रोत है। राप्ती, छोटी गंडक, शारदा, सरयू, ये सब इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो ये छोटी छोटी कई सारी इसकी सहायक नदियां भी हैं। तो ये घाघरा नदी, और यहाँ हम तो ये शारदा नदी आकर के मिलती है। ये घाघरा नदी ही है जो आकर के नेपाल से, तिब्बत से होते हुए आकर के यहाँ छपरा के पास, और बिहार में बलिया डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, इसके इस तरफ ये आपका बलिया डिस्ट्रिक्ट है। इसके नदी के उस पार जाएंगे तो बिहार का छपरा डिस्ट्रिक्ट है, और यहाँ गंगा नदी के इस पार आएंगे तो यहाँ पे बक्सर और आरा डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पे मेन आरा वाले एरिया में जाकर के ये मिल जाती है। आगे देखें,
घाघरा नदी हो गया। अब शारदा नदी। शारदा नदी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, जहां इसे गोरी गंगा के नाम से जाना जाता है। शारदा नदी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में 3600 मीटर की ऊंचाई पर काला पानी नामक स्थान पर महान हिमालय से निकलती है और काला पानी कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर स्थित है। नेपाल में इसका नाम महाकाली नदी है। यह नाम काली देवी काली के नाम पर रखा गया, जिनका मंदिर भारत और तिब्बत की सीमा पर लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी में स्थित है। ये काला पानी अगर आपको याद हो तो भारत और नेपाल के बीच एक ये का झगड़े का कारण है, यानी कि विवादित क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश का विवादित एरिया, और कहें कि भारत और नेपाल के बीच का विवादित क्षेत्र है। ये जो देख रहे हैं ये नेपाल बॉर्डर है। यही ये काली नदी है। ये काली नदी ही शारदा नदी आगे बनती है। यहाँ से इसकी एक धारा यहाँ पे आगे बढ़ती है, यहाँ से ये निकल रही है, और एक धारा यहाँ लिपुलेख दर्रे वाले एरिया से है। नेपाल ये कहता है कि ये जो काली नदी है, जो यहाँ से धारा निकल रही है, यहाँ तक मेरी जमीन। और जबकि समझौता ये हुआ था अंग्रेजों के जमाने में, ये वाली धारा है, जो लिपुलेख दर्रे के पास वाली जो धारा है, ये सीमा है। तो यही विवाद का विषय है। तो ये अलग से हम एक नेपाल विवाद पे वीडियो बनाएंगे, उसमें और डिटेल से बताएंगे। अभी केवल चर्चा आ गई इसलिए बता दिए। तो ये आप देख रहे हैं इस वीडियो में, ये है घाघरा नदी, जो तिब्बत से निकलते हुए ये आ रही है घाघरा नदी, और नेपाल को पार करते हुए घाघरा नदी आकर के यहाँ बिहार में मिल करके गंगा की सहायक नदी आगे बढ़ती है। आगे देखें, अगला पॉइंट है कि यह नदी नेपाली महाकाली अंचल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। नदी ऊपरी क्षेत्र में एक घाटी खंड बनाती है। महाकाली भारत के मैदानी इलाकों में उतरने के बाद शारदा के नाम से जानी जाती है, जो घाघरा नदी से मिलती है। तो ये शारदा नदी के बारे में उम्मीद है कि आप समझ गए हों। आगे देखें सरयू नदी पे, तो इसे सरजू नदी भी कहा जाता है, और यह नदी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। सरयू एक नदी है जो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में नंदाकोट पर्वत के दक्षिण में एक रीछ से निकलती है। यह नदी इस नदी का प्राचीन महत्व है। इसका उल्लेख वेदों और रामायण में मिलता है। यह घाघरा नदी की बाईं ओर से स्थित सहायक नदी है। भगवान राम के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले रामनवमी के त्योहार पर हजारों लोग अयोध्या में सरयू नदी में डुबकी लगाते हैं। तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी के किनारे है, और मेन हिस्सा वही है जो जिसकी वजह से ज्यादा सरयू नदी चर्चा में रहा करती है। इसके बाद राप्ती नदी है। राप्ती नदी आप अभी दिखाए थे, जो घाघरा की सहायक नदी थी राप्ती नदी। और राप्ती नदी पश्चिमी धौलागिरी हिमालय और नेपाल में महाभारत पर्वतमाला के बीच एक प्रमुख पूर्वी पश्चिमी रीज लाइन के दक्षिण से निकलती है। यह नदी इस नदी की मुख्य धारा निचले हिमालय की दक्षिणी ढाल में एक झरने के रूप में उगती है। नदी को मुख्यतः भूमिगत जल का पोषण मिलता है। इसमें बार बार बाढ़ आने की प्रवृत्ति है, जिसके कारण इसका उपनाम गोरखपुर का शोक पड़ा है। लुंगरी खोला, झुमरुक खोला, अमी नदी, रोहिणी नदी राप्ती की प्रमुख बाएं तट से आकर के मिलने वाली सहायक नदी है। अरुण खोला राप्ती की दाहिने तट से आकर मिलने वाली सहायक नदी। तो ये राप्ती नदी की सहायक नदी है। आगे देखें गंडक नदी। यह काली और त्रिशूली नदियों के मिलन से बनती है, जो नेपाल में महान हिमालय पर्वतमाला से निकलती है। इस जंक्शन पर भारतीय सीमा तक नदी को नारायणी नदी कहा जाता है। यह 765 किलोमीटर के घुमावदार रास्ते के बाद पटना के सामने सोनपुर नामक स्थान पर गंगा नदी में प्रवेश करती है। सोनपुर आपको याद होगा, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला यहाँ पे लगा करता है। तो वो सोनपुर इसी गंडक नदी के किनारे स्थित है। इसको आप इसमें देख सकते हैं, गंडक नदी ये है। यहाँ पे जो हाजीपुर आप देख रहे हैं, हाजीपुर एक रेलवे का जोन भी है, मुख्यालय है जोन का, उत्तर पूर्वी संभवतः उसी का हाजीपुर ही उसका मुख्यालय है। इसी हाजीपुर में सोनपुर पड़ता है, यहीं बगल में सोनपुर है। तो यहीं पे गंडक नदी के किनारे ही सोनपुर का मेला लगा करता है, और पटना यहाँ है। पटना के गंगा नदी को पार करेंगे तो आप हाजीपुर और सोनपुर वाले एरिया में पहुंच जाएंगे। सीधे सीधे इसी नदी के ऊपर एक रेलवे पुल, जिसे दीघा पुल कहा जाता है, वो बना है, और एक सड़क पुल बना है जो गांधी सेतु के नाम से जाना जाता है। ये किलोमीटर के हिसाब से काफी लंबी है, लगभग 5 से 6 किलोमीटर के बीच के ये दोनों पुल बनते हैं। आगे देखें बूढ़ी गंडक नदी के समानांतर और पूर्व में बहती है। नदी के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र हिमालय पर्वतमाला के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, यानी वृष्टि छाया क्षेत्र जिसको कहते हैं। यह उजाड़ और वीरान है। नदी के मध्य और निचला भाग वी आकार की घाटी उत्कीर्णित घुमाव से होकर
बहती है और इसके दोनों ओर युग्मित और असमयुग्मित सीढ़ीनुमा क्षेत्र है। यानी कि ये युग्मित का मतलब जुड़े हुए और असमयुग्मित का मतलब है कि ये अलग अलग हट करके सीढ़ीनुमा एक ये बनाते हैं। तो ये गंडक नदी। अब आगे बढ़ते हैं। बूढ़ी गंडक 320 किलोमीटर लंबी यह नदी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बिशंबरपुर के पास चौतरवा चौर से निकलती है। यह नदी प्रारंभ में पूर्वी चंपारण जिले से बहती है और 56 किलोमीटर की दूरी तक बहने के बाद दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो दो नदियों दुभरा और टूर इसमें मिल जाती हैं। इसके बाद यह नदी मुजफ्फरपुर जिले से होकर के 32 किलोमीटर तक दक्षिण पूर्वी दिशा में बहती है। यह एक पुरानी धारा में गंडक नदी के समानांतर और पूर्व में बहती है। बूढ़ी गंडक की प्रमुख सहायक नदियों में मसान, बलोद, पंडई, सिकटा, तिलावे, तिउर, धनौती, पोहरा, डंडा ये सब हैं। तो ये आपको अगर डिटेल याद करना हो तो उसके लिए ये है आपके पास। यानी कि कहने का मतलब मैंने ये वीडियो इस उद्देश्य से बनाया है कि जो ज़्यादा चीज़ें याद करना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें मैटर है, और जो कम चीज़ें पढ़ते हैं, कम चीज़ें पढ़ना चाहते हैं उनके लिए केवल मैप देख लेंगे, मैप वाला सिस्टम भी कर लेंगे, तो वो उतने से चित्र एक बन जाएगा। इसके बाद समस्तीपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वो बूढ़ी गंडक के किनारे ही है। बूढ़ी गंडक नदी किनारे पर कोई बड़ी या मध्यम परियोजना नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कोसी नदी। कोसी नदी आपको सभी में संघ लोक सेवा आयोग से लेकर के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए कोसी नदी को जाने कि अपनी 7 हिमालयी सहायक नदियों के कारण इसे सप्तकोसी भी कहा जाता है और यह नेपाल और भारत से होकर बहने वाली पूर्ववर्ती सीमा पर नदी है। कोसी प्रणाली की कुछ नदियां जैसे अरुण, सुनकोसी, भाटे कोसी तिब्बत से निकलती है। 729 किलोमीटर लंबी यह नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यह कटिहार जिले के कुर्सेला में, ये कटिहार होगा, यहाँ कटिहार मिसप्रिंट हो गया है, कटिहार होगा, यहाँ कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा से मिलती है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा कोसी जलग्रहण क्षेत्र में है। जलग्रहण क्षेत्र का मतलब अभी जैसे बताया बेसिन क्षेत्र, तो वो माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा दोनों का जल जो है बारिश का वर्षा का जल इसी नदी में आकर के मिलेगा। बागमती कोसी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। पिछले 250 वर्षों में कोसी नदी ने अपना मार्ग पूर्व से पश्चिम की ओर 120 किलोमीटर से अधिक स्थानांतरित कर लिया है। यानी कि ये दुनिया के जो सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदियां हैं उसमें इसका नाम आता है, इसलिए इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसमें बाढ़ भी बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि गाद की भी समस्या है और मैदानी क्षेत्र से बहते हुए गाद की वजह से भी ये बहुत ज्यादा कभी भी कहीं से ये गुजरने लग जाती है। इसी कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है और इसका बहाव भी पहाड़ी क्षेत्र से है तो इसकी बहाव भी कम नहीं है और ये घुमावदार तरीके से यानी कि भंवर बनाते हुए ये नदी आगे बढ़ती है। इस वजह से इसमें नदी के किनारे कटाव भी बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से कोसी नदी कई कारणों से ये फेमस है और कई कारणों से ये बिहार का शोक कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सोन नदी। सोन नदी कई राज्यों के लिए महत्वपूर्ण है, मध्य प्रदेश के लिए भी, यूपी के लिए भी और बिहार के लिए। 784 किलोमीटर लंबी यह नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास नर्मदा नदी के उद्गम के ठीक पूर्व में उत्पन्न होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम की ओर बहती हुई तीव्र गति से पूरब की ओर मुड़ती है, जहां यह दक्षिण पूर्व में बहने वाली कैमूर श्रेणी से मिलती है। सोन नदी को देख लें। सोन नदी यहाँ आप समझ लें, सोन नदी यहाँ आप जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है अमरकंटक के पास, वहां से अनूपपुर के पास से ये निकलती है और यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब आगे बढ़ती है तो इसी में गोपट नदी आकर के मिल जाती है। रिहंद नदी जिसपे एक जलाशय भी है गोविंद सागर, उसके आगे सोन नदी में जाकर के रिहंद नदी मिल जाती है और यही आगे जाकर बिहार में पटना के पास गंगा नदी से मिल जाती है। इसी रास्ते में सासाराम है, जो आप पढ़े हैं इतिहास में, सासन जिसे रोहतास भी कहा जाता है, तो सासाराम या रोहतास मतलब एक ही है। तो यहीं पे सासाराम में शेरशाह का मकबरा आपने इतिहास में पढ़ा है, वो है। तो ये सोन नदी के किनारे ही ये सब स्थित हैं और ये आगे जाकर पटना में मिल जाते हैं। आगे देखें कि सोन नदी कैमूर पहाड़ी के समानांतर बहती है तथा उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राज्य में होकर पूर्व उत्तर और पूर्व की ओर बहती हुई पटना के ठीक ऊपर गंगा में मिल जाती है। वो वैज्ञानिक दृष्टि से सोन की निचली घाटी नर्मदा घाटी का विस्तार है और कैमूर पर्वतमाला विंध्य पर्वतमाला का विस्तार है। डेहरी ऑनसोन शहर है ये बिहार का, जो सोन नदी के ऊपर ही स्थित प्रमुख शहर। सोन नदी की सहायक नदियों में आप देखें तो दाएं तरफ से गोपद नदी, रिहंद नदी, कान्हर नदी, उत्तर कोयल नदी
ये सब दाहिनी ओर से आकर के मिलते हैं। जैसे ये जो आपने देखे कोपर नदी और ये रिहंद नदी, ये सब दाहिनी तरफ से आकर मिल रहे हैं, यानी दक्षिण की तरफ से आकर के मिल रहे हैं। और बाएं तरफ से घग्गर नदी, जोहिला नदी, छोटी महानदी, ये सब हैं। इसकी मुख्य सहायक नदी रिहंद और उत्तरी कोयल है। यह बड़े पैमाने पर वनाच्छादित और विरल आबादी वाला क्षेत्र है। तो ये सोन नदी भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद रिहंद नदी है। रिहंद नदी मैनपाट पठार दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में मतीरंगा पहाड़ियों से निकलती है, जो छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। रिहंद और उसकी सहायक नदियां जिले के मध्य भाग में अंबिकापुर से लेकर लखनपुर और प्रतापपुर तक फैली हुई उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इसके बाद यह उत्तर में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में बहती हुई सोन नदी से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदी महान, मोरना, गेऊर, गागर, गोबरी, पीपर काचर, रामदिया और गलफल्ला है। 1962 में जल विद्युत उत्पादन के लिए मिर्जापुर मंडल में सोनभद्र जिले में पिपरी के पास रिहंद नदी पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया था। रिहंद के पीछे जलाशय गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं, यही है गोविंद बल्लभ पंत जलाशय, जो रिहंद नदी पर ही स्थित है और ये आपके उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर है। यहीं पर बगल में सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का। तो ये रिहंद नदी थी। इसके बाद उत्तरी कोयल नदी जान लें तो 260 किलोमीटर लंबी यह नदी रांची पठार से निकलती है और रुदन के पास नेतरहाट के नीचे पलामू डिवीजन में प्रवेश करती है। नेतरहाट आप विद्यालय सुने होंगे, नेतरहाट विद्यालय, तो वो जगह है झारखंड का नेतरहाट, उसी के नाम पर नेतरहाट विद्यालय। लगभग 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहने के बाद यह कुटकू में एक घाटी के माध्यम से लगभग पूर्ण समकोण पर उत्तर की ओर मुड़ती है और जिले के मध्य से होकर बहती है, तब तक कि यह हैरामगर में कुछ मील उत्तर पश्चिम में सोन नदी में नहीं गिर जाती। उत्तरी कोयल अपनी सहायक नदियों के साथ बेतला राष्ट्रीय उद्यान के उत्तरी भाग से होकर बहती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां औरंगा, अमानत और बुरहा है। तो ये था गंगा और उसकी सहायक नदियों का पूरा वीडियो। उम्मीद है कि गंगा की जो नदी प्रणाली है, इसमें से आप अधिकतम चीजें समझ गए होंगे। तो ये गंगा नदी प्रणाली थी। आगे उसमें जो बची हुई आपकी सहायक नदियां, आपको जो लग रहा होगा कि कुछ नदियां बच गई हैं, तो वो आप दामोदर नदी वगैरह हैं जो बच गई हैं, उसको हम अलग अलग जो बच गए हैं उसको अलग से वीडियो बना करके आपको दे देंगे, क्योंकि दामोदर नदी कई कारणों से चर्चित रहती है ये नदी। तो उस पे हम हुगली और इस पे हम अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है और भी लंबा हो जाता है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। फिर भी गंगा नदी लगभग पूर्ण हो चुकी है नदी प्रणाली। तो ये था आज का वीडियो। इसी तरीके से अगले वीडियो में हम ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली के बारे में जानेंगे और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे, जो बांग्लादेश में किस तरीके से आकर के कैसे कैसे कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।